सो हे गाइस, वेलकम टू शेड प्लस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल सर और आज मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं क्लास 10 से रिलेटेड, जो कि आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेंगे। एंड आई होप सो गाइस, आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन पूरी तरीके से डेडिकेटेड होंगे, ठीक है, डेफिनेटली। और वैसे भी बोर्ड का प्रेशर होता है तो काफी कुछ चीजें दिमाग में चलने लगती है कि क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। डोंट वरी अबाउट दैट। आपके लिए कपिल सर कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं हर साल, और इस साल भी आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट द केमिस्ट्री इन साइंस, ठीक है। तो साइंस में जो इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में और बेटर वे में परफॉर्मेंस दे पाओ। वैसे तो आप सभी ने पढ़ाई है, पूरे साल में मेहनत की है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चले गए, तो फिलहाल टाइम को वेस्ट ना करते हुए, बहुत कम टाइम है, टाइम आपका भी कीमती है, टाइम मेरा भी कीमती है, तो हम लोग सीधा आते हैं अपने काम की बात पे। गाइस, आपके सामने मैंने ये एनसीईआरटी ओपन की हुई है, आपको दिख भी रही होगी एनसीईआरटी, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैं कुछ फटाफट आपको क्विक टिप्स एंड टॉपिक्स के रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे क्या देखिए, आपके सामने पहला जो चैप्टर था हमारा, क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा था। जैसे कि हमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन बेसिकली भाई दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट स्पीशीज जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के तरीके आपके सामने दिए गए थे यहाँ पे, वो थे क्या, जैसे कि आप देखो, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। यानी ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं आपके केमिकल रिएक्शन क्या को बताते हैं। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है गाइस। अब देखो, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग, जो कि गाइस आपको याद रखनी है। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग को मत भूलिएगा। और इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ करना नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको, बस जो मैंने आपको टॉपिक्स के टिप्स एंड ट्रिक बताए थे उसको याद रखना है कि लेफ्ट हैंड एलिमेंट जब राइट हैंड एलिमेंट से आपस में बराबर होता है तो उससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बिकॉज बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। और गाइस, एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप एग्जामिनेशन में रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो दो तीन बातें आपको याद रखनी, जैसे कि सिंबल करेक्ट लिखिएगा, दूसरी बात बैलेंसिंग करते वक्त में लेफ्ट हैंड एलिमेंट राइट हैंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तीसरी चीज जो आपको मेंशन करनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होती है उसकी स्टेट। स्टेट को मत भूलिएगा, स्टेट को मत भूलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं स्टेट को मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप स्टेट भूल गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए आपने कहा सर जिंक है, H2SO4 में रिएक्शन कर रहा है तो बन रहा है मेरा जिंक सल्फेट और H2 गैस। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, बट ये रिएक्शन अधूरी अधूरी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ है, बैलेंस हो गया है। यहाँ पे हमने इक्वेशन की स्टेट को मेंशन नहीं किया है, ये इसलिए रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिंक और H2SO4 की रिएक्शन को आप लोग ध्यान से देखो, तो जिंक और H2SO4 की रिएक्शन, जैसे कि आप देखो ध्यान से कि जिंक और H2SO4 को जब आप रिएक्शन कराते हो तो बनता है जिंक सल्फेट एंड H2, बट ये रिएक्शन जो है अभी बैलेंस तो है, बैलेंस तो है, बट एक चीज प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम वो ये है कि यहाँ पे उसकी स्टेट मेंशन नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, स्टेट को मेंशन करना बहुत जरूरी है, तो ये जरूर करना मत भूलिएगा गाइस। जैसे जिंक यहाँ पे आपका होता है सॉलिड स्टेट में, H2SO4 आपका होगा गाइस यहाँ पे एक्वस फॉर्म में, और जो आपका जिंक सल्फेट बनेगा वो भी आपका एक्वस फॉर्म मोड देगा, और प्लस आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्टेट को मेंशन करना मत भूलिएगा। ये केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन होती है, जो कि केमिकल इक्वेशन कहीं बताता नहीं है, लेकिन आपको वहां पे मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको चैप्टर 2 चैप्टर 3 इन सब में देखने को मिलने वाली है गाइस, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपने देख लिया, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है बैलेंसिंग के बाद में, जो कि बैलेंस के बाद होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको कुछ रिएक्शन बताई थी, जैसे कि पहला मैंने बताया था आपको कॉम्बिनेशन, याद होगा सभी लोगों को गाइस, है ना, कॉम्बिनेशन। उसके बाद में कॉम्बिनेशन के बाद में मैंने आपको बताया था, कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था मैंने आपको, डिकम्पोजिशन बताया था। तो कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, उसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, उसके बाद में आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, फिर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये और प्लस लास्ट में हमारे पास क्या आता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है गाइस, ठीक है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंटली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के थे, उसके एग्जाम्पल भी थे, और इसके पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि मैं बता दूं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में से बैलेंसिंग के अलावा
आपको बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है आपको एक्टिविटी में डायग्राम बना के पूछ ले कुछ क्वेश्चंस, तो इसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो इसलिए आप इनके सारे टाइप्स को तैयार करके जाइएगा, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट में भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है क्वेश्चन आने की, तो इस टॉपिक को तैयार करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग को ये सब चीजें पढ़नी है। अब उसके बाद में एक और कॉमनली डेफिनेशन में देखिए पूछ लेता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करती है, यानी कि जब प्रोडक्ट साइड में अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जब आपका रिएक्टेंट में एनर्जी ऐड हो जाती है तो उसे हम बेटा एंडोथर्मिक कहते हैं। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का डिफरेंस ध्यान रखना, जब आप प्रोडक्ट साइड में एनर्जी रिलीज कराएंगे एक्सोथर्मिक होगा, जिसका एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है गाइस, जहां पे एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं गाइस। तो ये था चैप्टर 1 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो कि आपको याद रखनी है, और ध्यान रखिएगा कि बैलेंसिंग करते वक्त में बैलेंसिंग के जो टिप्स मैंने बताए थे आपको, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी कि ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट, हमने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसके, ऑड एंड इवन या कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी गाइस, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो एसिड बेस सॉल्ट, तो एसिड बेस सॉल्ट में हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि भाई एसिड जो होते हैं वो नेचर में आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। बेसिस के बारे में, एसिड जो टेस्ट में श्योर होते हैं, बेस आपके जो बिटर होते हैं। तो एसिड बेस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे कि भाई विनेगर में आपका एसिडिक एसिड फाउंड होता है, एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है गाइस, तो उसको इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, तो ये सब चीजें आपको एसिड बेस के फॉर्मूलाज भी याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस अब देखो एसिड बेस सॉल्ट्स में आपको बताऊं कि एसिड बेस सॉल्ट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सॉल्ट के सेक्शन से आते हैं, सॉल्ट के सेक्शन से आते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बताऊं सॉल्ट के सेक्शन से आते हैं, जहां पे आपको जैसे देखिए यहाँ पे एक मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन दी गई है एसिड के साथ में, कि जब आप मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस होते हैं बनने के, तो याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं, इसमें एक सेक्शन और होता है पीएच वाला। पीएच क्या होता है? पीएच आपको लोगों को पता ही होगा, पावर ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ द हाइड्रोजन, यानी कि जो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है गाइस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। पीएच स्केल की एप्लीकेशन जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है, और उसके बाद में हमारे पास जो सोइल ट्रीटमेंट में भी उसका यूज होता है। तो ये दो जो केसेस है, और प्लस एक टूथ डिके वाला जो कि कई बार बोर्ड में आ चुका है, जब पीएच 5.5 से कम होता है तो डिके स्टार्ट होता है, तो उसमें एमसीक्यू चांसेस होते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, यानी लॉन्ग आंसर। यहां तक कि पीएच के सेक्शन में पूरा पूरा केस स्टडी भी आ सकता है गाइस। तो पीएच सेक्शन इंपॉर्टेंटली पढ़ के जाइएगा, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंटली आपको मिलेंगे सॉल्ट के सेक्शन से, ठीक है। सॉल्ट के सेक्शन से हम लोग बात करें तो सॉल्ट में कौन कौन से आपके सामने मिल सकते हैं पीएच के? देखो यहाँ पे कुछ कलर्स, ये जो टेबल है इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है, कि जो पीएच पेपर पे हमारा सलाइवा पीएच क्या होता है, आफ्टर मील, बिफोर मील, लेमन जूस पीएच क्या होता है, कलरलेस का क्या होता है, कैरोट जूस का क्या होता है, कॉफी पाउडर क्या होता है, सारे पीएच की स्केल्स यहाँ पे आपको दी गई है। तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो इस स्केल को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, इस स्केल को बना लीजिएगा एग्जाम में, ताकि आपने आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं सॉल्ट वाले सेक्शन से। सॉल्ट वाले सेक्शन में हम लोग फटाफट जल्दी चलेंगे कि सॉल्ट में क्या क्या है। तो सॉल्ट में आप लोगों को पता होगा सबसे पहले ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन याद करिएगा, कई बार पूछा है ब्राइन सोल्यूशन के बारे में। ब्राइन सोल्यूशन एक्वस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो वहां पे आपका क्लोरीन गैस के साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, और प्लस वहां पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, आपका NaOH होता है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंटली, ये आपका डायग्राम दे रखा है तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन और अगर इंपॉर्टेंटली सॉल्ट की ओर चले तो भाई ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या होते हैं? 1 नंबर MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है, बेकिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वहां पे CO2 गैस निकलती है। बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा का वाटर ऑफ डिस्टिलेशन कराएंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा आपका। तो ये सब बेकिंग सोडा वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये बेकिंग सोडा से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े और थोड़ा सा वॉशिंग सोडा के यहाँ पे यूज कुछ दे रखे हैं, जिसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा अच्छे से कि भाई वॉशिंग सोडा जो हमारा होता है वो ग्लास तो किस में फाउंड होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, क्या उसका ये इंपॉर्टेंटली बहुत याद रखिएगा। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। ये यूजेस
कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा सॉल्ट होता है जो बोरेक्स को बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो ये पढ़ के जाइएगा गाइस। ठीक है, देखो लास्ट में तुमको एक चीज बोलूंगा कि भाई जितना आपने पढ़ा है सिर्फ आपको एनसीईआरटी को एक बार क्विक रिकैप कर लेना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक बार देख लिखे जाना है, बस और कुछ नहीं करना। पेपर बहुत आसान आता है, लास्ट पेपर बहुत आसान आया था और सारे क्वेश्चन ऑन द ऑन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। क्लियर बता रहा हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भैया। और यहाँ पे क्या हो सकता है, जिप्सम का क्वेश्चन है ना। जिप्सम हालांकि एक दो साल से थोड़ा सा कम पूछा जा रहा है, बट चांसेस इसके भी है कि भाई हाउ टू प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, जिप्सम से बना सकते हैं आप। कैल्शियम सल्फेट आपका जो होता है हाफ ऑफ H2O, ये हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और जब इसमें आप बेटा वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे जिप्सम मिलेगा। वे जिप्सम को जब आप स्ट्रांगली 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हो, हीट करते हो, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस भी पूछ सकते हैं आपसे। तो गाइस ये चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको कवर करके जाना है। कौन कौन से करके जाएंगे, पीएच स्केल वाला, उसकी एप्लीकेशन और सॉल्ट का सेक्शन मत छोड़िएगा क्योंकि सॉल्ट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटल्स मेलेबल डक्टाइल सॉल्युबल मेटल नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंटली है क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन नहीं पूछा तुमसे मेलेबिलिटी डक्टिलिटी क्या होती है, बट एमसीक्यू में मोस्ट मेलेबल डक्टाइल कौन सा एलिमेंट है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होता है किसका लो होता है, ये सब चीजें पूछ सकते हैं आपसे। या ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट, राइट। तो ये सब चीजें आपको एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज की रिव्यू मार दीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आपके सामने आ सकता है, ठीक है, क्या क्या आ सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। नेचर में आपका क्या होता है, बेसिक होता है। अगर आप इनको वाटर में डालोगे तो ये कंफर्मली आपके बेस का काम करते हैं। सिमिलरली एसिड के साथ केस क्या होता है कि एसिड को जब आप बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपका वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है, आपका एसिड बन जाता है। तो मेटल और नॉन मेटल बोथ कैन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, वन ऑफ गिव द मेटल ऑक्साइड, वन ऑफ गिव द नॉन मेटल ऑक्साइड। एक आपका एसिड होगा, एक आपका क्या होगा, बेस होगा। अब देखिए बात करते हैं ये सब सेक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन होता है मेटल नॉन मेटल्स का, इसमें से चांसेस क्वेश्चन के थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एनसीईआरटी का, जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हो। मेरा ये एक्सपेक्टेशन भी है कि शायद इस बार भी उससे क्वेश्चन आएगा। वो ये होगा कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल आर रिएक्ट। जब मेटल नॉन मेटल जब रिएक्ट करते तो क्या बनता है, क्या बनता है, शायद आप लोगों को भी पता होगा। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। एक यहाँ पे एक्चुअली बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड का नाम हम सबको पता है, कौन सा बॉन्ड है वो, ठीक है, वो है हमारा आयोनिक बॉन्ड। और फेवरेट एग्जांपल है एनसीईआरटी का, सोडियम को जब क्लोरीन के साथ हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है आपको आउटर मोस्ट शेल का पूछ ले, भैया बोले एक एलिमेंट एक्स है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक एलिमेंट वाई है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, बताओ इनके एक्स और वाई के बीच में कौन सा रिलेशन बना। तो एक्स क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और प्लस चार्ज बनाएगा। वही आपका जो वाई एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, आपका वाई माइनस बनाएगा। यानी एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन वाई की ओर ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, वाई की ओर ट्रांसफर किया, तो बनने वाला जो नेचर है वो एक्स वाई माइनस, यानी कि आपका बनेगा आयोनिक बॉन्ड। क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोनिक बॉन्ड से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कौन सा नेचर बनता है, ये आपसे पूछ सकता है। और ये कई फेवरेट बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट तैयार करके जाइएगा। NaCl और MgCl2 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब बार बार पूछे जाते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के चांसेस कम है, ठीक है, या सोडियम ऑक्साइड के भी चांसेस उतने नहीं है, बट MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इनसे क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है आपका मेटल और नॉन मेटल जब आपका रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब देखो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट, ठीक है। वो क्या है हम लोग को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। वो आपका है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, भाई सॉल्युबल होता है आपका, उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ये सब चीजें। अच्छा अब यहाँ पे आपके सामने एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर मेटलर्जी, लास्ट ईयर
प्रोबेबिलिटी थी कि इससे क्वेश्चन बनेगा, बट क्वेश्चन बहुत कम बने, ठीक है। बट इस बार मुझे क्यों लगता है कि इससे क्वेश्चन आना चाहिए और ज्यादा आ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये और की मैंने टेबल आपको दिखा रखी है, जहां पे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव को कैसे हम, अच्छा, और मिनरल में क्या फर्क होता है। और हमारा बेसिकली इम्प्योर फॉर्म होता है, और मिनरल जो हमारा होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड होता है, मींस मेटल होता है। मेटल का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, मिनरल होता है। तो और में से एक्सट्रैक्शन जो करना होता है मिनरल का, उस प्रोसेस को बेटा हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। अब इसमें 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। अगर मैं हाई रिएक्टिव की बात करूं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ऐसे जो हमारे यहाँ पे वो होते हैं मेटल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था। आपने यहाँ पे क्या किया, एक 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है, उसको बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, उसका मोल्टन सॉल्यूशन ले लिया NaCl का, आपने रिएक्शन कराई। तो यहाँ पे एक तरफ आपका एनोड था, एक तरफ क्या था, आपका कैथोड था। तो एनोड कैथोड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में एनोड से इलेक्ट्रॉन निकला, कैथोड की ओर डिपॉजिट हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से प्योर मेटल सोडियम को। तो ये जितने भी हायर रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं वो इससे क्या होते हैं, आपके शॉर्ट होते हैं। बात करें अगर हम मीडियम रिएक्टिव वाले में, तो 2 टाइप के और होते हैं, कार्बोनेट और होते हैं, सल्फाइड और होते हैं। कार्बोनेट जैसे कि मान लो जिंक कार्बोनेट, बहुत ही फेमस। अच्छा, जिंक कार्बोनेट का एक और नाम होता है कैलामाइन सॉल्यूशन। पूछा नहीं है, बट मान लो अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है, कैलामाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं इसे हम लोग, कैलामाइन सॉल्यूशन। यस, आंट बीज जब स्टिंग करती है तो ये सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो। तो कैलामाइन सॉल्यूशन, तो जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट को अगर आप चाहो तो स्ट्रांगली यहाँ पे हीट कर दो, ठीक है, तो यहां से आप बनाओगे जिंक ऑक्साइड एंड CO2। अब ये जिंक ऑक्साइड जो बना है, ये हमारा जिंक ऑक्साइड जो आपका फॉर्म हुआ है, ये ऑक्साइड ऑफ मेटल है। और साथ ही साथ इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, CO2 बाहर निकल जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे सल्फाइड और होता तो मुझे ऑक्सीजन देना पड़ता। एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग में डिफरेंस ये होता है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी हीट स्ट्रांगली एंड वी कन्वर्ट ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बात करें रोस्टिंग में, तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके बाद हमारा ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जहां पे जो भी ऑक्साइड ऑफ मेटल होता है उसको हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, किससे, चारकोल से, कार्बन से, और फाइनली हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई मेटल्स गेट करते हैं। लो रिएक्टिव वाले में केस क्या होता है, लो रिएक्टिव में 2 ही केस आपको देंगे, कॉपर ग्लास एंड सिनेबार। तो कॉपर ग्लास, सिनेबार, कॉपर ग्लास में हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद में हम उसी की इंप्योरिटी उसमें ऐड करते हैं, फाइनली हम क्या करते हैं, प्योर कॉपर गेट करते हैं। मर्क्यूरिक जो सल्फाइड होता है हमारा, जो आपका सिनेबार होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करने के बाद में मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाते हैं, उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। भाई मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो मेल्ट करने के बाद अगेन क्या होता है, मर्क्यूरी हमारा अलग हो जाता है। तो ये 2 केसेस आपको याद रखने। उसके बाद में एक और प्रश्न होता है इलेक्ट्रो डिफाइनिंग। इलेक्ट्रो डिफाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रो डिफाइनिंग बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इलेक्ट्रो डिफाइनिंग की बात करें अगर तो हम पर्टिकुलर जिस मेटल को रिफाइन करना चाहते हैं उसके हम इम्प्योर स्ट्रिप लेते हैं, और एक तरफ क्या कहते हैं, प्योर स्ट्रिप लेते हैं। वो लाइट वेट होती है, और उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसकी जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसको नीचे सेलेक्ट कर देते हैं एनोड में, जैसे हम लोग एनोड मड कहते हैं। डेफिनेशन याद में एनोड मड की क्या होती है। उसके बाद में वही जो मेटल का वेट होता है वो पूरा पूरा शिफ्ट हो जाता है दूसरी ओर, जहां पे आपको प्योर मेटल गेट होता है। इलेक्ट्रो डिफाइनिंग की डेफिनेशन ये सब चीजें। फिर आपका आता है कि भाई मेटल कोरोड कैसे होते हैं। कोरोजन क्या है, कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए इलेक्ट्रोप्लैटिंग, ठीक है, एलॉइंग। एलॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है, एलॉय स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछने के तरीके उनके पास एमसीक्यू सेक्शन है बस। एमसीक्यू सेक्शन के लिए आप इनको तैयार कर सकते हो जितने भी पीआईक्यूज के बेस पे आए हैं। तो ये था चैप्टर 3 का पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन कि भाई डिटेल में आप इसको क्या क्या पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंटली क्या क्या पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। मेटल नोबल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मेटलर्जी वाला सेक्शन पढ़ेंगे, और दूसरी बात आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ के जाइएगा, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चैप्टर 4 की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 में कार्बनस कंपाउंड। कार्बनस कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज कार्बन कंपाउंड से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन बनने की। और इस बार तो उन्होंने लास्ट ईयर से उन्होंने क्या किया था, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन था वो भी ऐड किया था। हालांकि लास्ट ईयर में जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उतने नहीं आ पाए। जैसे कि सभी लोग सोप एंड डिटर्जेंट में से क्वेश्चन आएगा, बट सोप एंड
डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया भाई एथेनॉल को स्ट्रांगली हीट करने पे एथीन बनाओ, एथीन से आप उसको कन्वर्ट करो एथेन में और उसके बाद में CO2 एंड H2O में कन्वर्ट करो। तो ये सब सेक्शन क्वेश्चन ज्यादा आए थे। बाद में एक विनेगर का भी क्वेश्चन आ गया था जो केस स्टडी बेस में आया था, तो वो सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कार्बन कंपाउंड में बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले कार्बन के बारे में, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, उसके टोटल वैलेंसी 4 होती है, मतलब वैलेंसी जो होती है उसकी 4 होती है और वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी +-4 आपकी नहीं लिखी जाती है। उसके बाद में हमारा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इससे क्वेश्चन बनने के चांस है। इस पैराग्राफ को पढ़ के जाइएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जिसमें आपके सामने 3 एलोट्रॉप मिलेंगे डायमंड, ठीक है, उसके बाद में ग्रेफाइट, उसके बाद में आपके सामने बकमिंस्टर फुलरेंस। वैसे मैं आपको बता दूं कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म, बहुत लोग जानते हैं कोक नहीं होता गाइस, कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म एलोट्रॉप फॉर्म में होता है वो हमारा क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरेंस, C60 इसे कहते हैं, C60। आप लोगों ने फुटबॉल खेला होगा, फुटबॉल में एक स्ट्रक्चर दिखेगा बहुत ध्यान से, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे 60 कार्बन, मतलब ऐसे n नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास कंडक्टिविटी और मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में साथ ही साथ लिविस डॉट स्ट्रक्चर, मेथेन का बड़ा फेवरेट है, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर भी मेथेन, लास्ट ईयर मेथेन पूछा था, एथेन पूछा था, ठीक है। इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, आप सबने पढ़ा भी है इसके बारे में। सिंपल सी बात है, कार्बन के पास टोटल देखे जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे ध्यान से। उसके बाद में हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है, कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप देखो डॉट क्रॉस दोनों का यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखो दोनों क्रॉस दोनों डॉट मत दिखाना, अगर एक डॉट तो एक क्रॉस कर देना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई इसके साथ में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, ठीक है, और हर कार्बन ने अपने हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हर हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे कार्बन के साथ में एक नहीं, 2 नहीं, टोटल 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सिंगल बनेगा, 4 होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, 6 होंगे तो आपके ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और इसी बेसिस पे कार्बन की सीरीज डिफाइन की गई है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि कॉम्बिनेशन होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो आपकी है एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, जिसमें एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरियर है, एल्कीन हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैरियर है, और एल्काइन हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का कैरियर होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एल्काइन के लिए। तो ये सब चीजें आपको याद रखे जानी, मतलब स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर याद रखेगा, सॉरी माफ करिए, जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, इसको आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। आपसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर आपका मेथेन, एथेन, ये सब स्ट्रक्चर पूछ सकता है, और एक एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर और एसीटोन का स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। एसीटोन फॉर्मूला CH3CO, CH3, ठीक है। साथ ही साथ पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया, NH2, CONH2, ठीक है, ये याद रखिएगा, बोल ने बनाया था इसको, NH2 CONH2। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन उसका आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब होता है भैया जहां पे कार्बन कार्बन की भी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी जो सेटिस्फाई हो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बन रहा हो। अगर बात करूं मैं अनसैचुरेशन के बारे में तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बने। अगर मैं बात करूं अनसैचुरेशन में एल्कीन और एल्काइन में, तो कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड बनता है तो एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या बनेगा आपका, एल्काइन बनेगा। तो ये सब सेक्शन आपको याद रखने हैं। सैचुरेशन का मतलब क्या है, सैचुरेशन का मतलब है भैया कार्बन कार्बन बीच में क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेशन में क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। दूसरी बात, अब आपको चलना है आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म एक कार्बन के डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ब्यूटेन का पेंटेन का याद कर लो, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है, वो आपके ये सामने दे रखे हैं, ठीक। ये आपका हो गया आइसोब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये हमारा हो गया एन ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स, अगर आपसे आइसोमर पूछेगा तो ब्यूटेन के पूछेगा या तो पेंटेन के पूछ लेगा, 3 आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के पूछ लेगा, 3 आइसोमर्स होते हैं, और हमने क्लास में किए भी थे 1 2 3 4 5। फिर आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, उसके बाद में एक और बना लो, खत्म। यहाँ पे आपके सामने इस वन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, ओके। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके आइसोमर्स होंगे, आइसोमर्स पेंटेन के 3 होते हैं,
ब्यूटेन के कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टीज का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्सटाइल नेचर से तो पूछा नहीं आ सकता। ये वाला सेक्शन फॉर्मूला ऑफ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको देख लीजिए ध्यान से। इसको में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मान लो स्ट्रक्चर, भाई डिफाइन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, ब्यूटेन, इन सब के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आईयूपीएससी आएगी नहीं आपको, तो आईयूपीएससी पढ़ना नहीं है आप लोगों को। फिर एक सेक्शन ये आपको याद रखना है, दैट्स विल बी द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कंबंशन होता है, एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन होता है हमारा एल्केन में, कंबंशन होता है हमारा एल्केन में, लेकिन एडिशन होता है हमारा एल्कीन में। तो एक रिएक्शन बहुत ही कॉमनली होती है, हाउ यू विल कन्वर्ट एथीन टू एथेन, एथीन से एथेन कैसे कन्वर्ट करोगे? तो एथीन से एथेन कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कैटलिस्ट चाहिए, हाइड्रोजन विद निकल, और एल्कीन चाहिए। आप उसको रिएक्शन कराओगे तो वहां पे क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। एल्कीन और एल्काइन हमेशा एडिशन देते हैं और एल्केन हमारा क्या देते हैं? सब्स्टिट्यूशन देते हैं। साथ ही साथ हमारा कंबंशन देते हैं, कंबंशन के साथ फ्लेम भी प्रोड्यूस करते हैं। और एक चीज आपको बतानी होगी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, शायद क्वेश्चन बन भी सकता है इससे, कि जब एथेनॉल को यानी इथाइल अल्कोहल को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? जब पोटेशियम डाइक्रोमेट से आप रिएक्शन कराओगे या अल्कलाइन केमोनोफोर से रिएक्शन कराओगे तो एथेनॉल डायरेक्ट कन्वर्ट किस में होगा? एसिडिक एसिड में। सीधा रिएक्शन है, ठीक है, सीधा रिएक्शन है। उस रिएक्शन को बहुत ही याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंटली रिएक्शन है, पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है, पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। C2H5 को, OH को हमने क्या किया? केमोनोफोर से पास कर दिया, ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन साथ में, तो क्या बन गया हमारा? CH3COOH बन गया। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंटली है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी। उसके बाद में एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जो कि एस्टरिफिकेशन बनाती है, सपोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद करके जानी। उसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज है वो आपको मैंने बताई थी, वो पढ़ के जाएगा। और एक सेक्शन में आपको और बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिसके पीछे आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, बिकॉज लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं बना, जो मुझे लगता है इस साल बन सकता है, वो है ये वाला सेक्शन। That's the missile formation, soap and detergent का long fatty acid chain of carbon compound, ठीक है, long fatty acid जो होता है वो। तो ये सेक्शन जो है मिसल क्या होता है, एक्सप्लेन द मिसल फॉर्मेशन। तो इससे आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक एंड का मतलब है वाटर हेटिंग, फोबिक मतलब डर एंड का, और आपका फिलिक मतलब क्या होता है? लव अट्रैक्शन। तो जितने भी डर्ट एंड ऑयल होता है, ग्रीस होता है, वो सोडियम आयन के पास क्या होता है? चिपक जाता है। और फाइनली क्या होता है कि वो वाटर में वॉश करने के बाद में धुल जाता है। और ऐसे क्या होता है? 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लस्टर बनते हैं जिन्हें हम लोग मिसल कहते हैं। मिसल क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में। साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के जाइएगा एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की। तो गाइस यही है हमारा केमिस्ट्री में चारों चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने, जो मुझे लगते हैं कि मतलब हाँ इनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी है। अब आपका काम क्या है? आपको सिर्फ एक बार क्विक रिवाइज करना है। कोई भी नई चीज मत पढ़ना, ठीक है, कोशिश करना जितना पढ़ा है प्रीवियसली उसको रिवाइज करो, पीवाईक्यूज को रिवाइज करो, और साथ ही साथ कम से कम 2 सैंपल पेपर लगाने का टारगेट लो, ठीक है। और केमिस्ट्री में यार बहुत ही आसान आता है, मतलब बहुत ही आसान पेपर आएगा, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलेगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन वंस अगेन, और मिलते हैं अगली वीडियो में।